बेटा, थोड़ा सा 2 मिनट लेट हो गए। तो हम लोग एओडी कर रहे थे। एओडी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, वो सैंपल पेपर के जो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हो रहे थे। तो कट हो गई थी। ओके, तो एओडी के क्वेश्चंस सैंपल पेपर के 2021-22 के क्वेश्चंस हम लोग कर रहे थे और इनको अब हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ऑनवर्ड ये क्वेश्चन आज होंगे। टोटल मेरे ख्याल से 15 क्वेश्चंस आए थे इसमें से, एओडी में से। तो उसमें 7 लास्ट टाइम हो गए थे विद बैकग्राउंड। 8 ऑनवर्ड्स थोड़ा सा वेट करें, अभी करता हूं। ये जो सामने क्वेश्चन नंबर 8 है, ये देखो, फॉर विच वैल्यू ऑफ m दिस लाइन इज टेंजेंट टू द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 4x। इन्होंने एक लाइन दी है और क्लेम किया है कि ये इस कर्व की टेंजेंट है और m की वैल्यू आपसे डिमांड कर दी। m की वैल्यू आपसे डिमांड रख दी और dy by dx, हाँ m dy ओवर dx होता है, सही है। तो आप एक काम करो कि पैराबोला को डिफरेंशिएट करो। dy ओवर dx पैराबोला का निकालना है, तो 2 बाय dy ओवर dx इज इक्वल टू 4x है वो, आगे तो क्वेश्चन मार्क है वो। तो dy ओवर dx 4/2 अपॉन y हो गया। यही स्लोप ऑफ टेंजेंट हुआ करता है। तो ये कहते हैं कि ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है y इक्वल टू mx प्लस 1। तो इस लाइन का स्लोप क्या है? m है। टेंजेंट लाइन का स्लोप क्वेश्चन कह रहा है m है, हम कह रहे हैं नहीं 2/y, तो दोनों बातें सेम होनी चाहिए। तो फिर क्या करते हैं कि m इक्वल टू 2/y, या पॉइंट अगर x0 y0 अज्यूम कर लो, पॉइंट अगर अज्यूम कर लें तो शायद कोई कन्वीनियंस रहे इसलिए, और नहीं अज्यूम कर लो तो भी कोई ज़्यादा प्रॉब्लम तो अभी नहीं है। dy ओवर dx जो 2/y है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट है और वो क्वेश्चन कह रहा है m है, तो m ही लिख दिया मैंने। चलो दोबारा और लिख देता हूं m। इससे क्या है, y की वैल्यू आपकी तैयार हो गई है। 2/y को जब आपने m लिखा तो y रेडी हो गया, क्योंकि 2 इक्वल टू my, y इज इक्वल टू 2/m। y की इस वैल्यू को पैराबोला के ऊपर पुट कर दो तो m आ जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। y की इस वैल्यू को y स्क्वायर इक्वल टू 4x के ऊपर यूज कर दो, तो 4/m स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। 4 कट गया, x इक्वल टू 1/m स्क्वायर। मतलब m कंप्लीट नहीं आ पाया, बल्कि हुआ क्या, x, y करके ना वो पॉइंट आ गया जहां पर ये टेंजेंट है। तो x y दोनों की वैल्यूज को टेंजेंट पे पुट कर दो, आपके पास अभी पॉइंट रेडी हो गया। कौन सा? 1/m स्क्वायर, जिसे हम लोग x0 बोला करते हैं, और ये y0 2/m लाइज ऑन y इक्वल टू mx प्लस 1। क्योंकि या तो m आ जाता प्रोसेस में तो अच्छा था, आया नहीं तो कोई बात नहीं, हम इसके ऊपर लाई करा देते हैं, अब आ जाएगा। तो y रिप्लेस बाई 2/m करें, x रिप्लेस बाई 1/m स्क्वायर करें, प्लस आगे 1 है।
तो 2/m इक्वल टू m और m स्क्वायर कट के 1/m प्लस 1, 2/m माइनस 1/m, 1/m इज इक्वल टू 1. सो वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू 1 और 1 आपके ऑप्शंस में बी में नजर आ रहा है. बेटे डाउट पूछ सकते हो, थोड़ा क्वेश्चन बहुत इजी नहीं है. सर हाँ जी. सर जब हमने पहली m की वैल्यू निकाल ली थी 2/y, तो उसको हम सीधा इक्वेशन के अंदर पुट नहीं कर सकते थे. m की वैल्यू 2/y आ गई. कौन सी इक्वेशन पुट करना चाहते हो? y इज इक्वल टू mx प्लस 1. हाँ, तो उसमें फिर x रह जाना था. कुछ न कुछ क्वेरी तो हो ही जानी थी. ओके सर. x रह जाना था ना. y की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी, तो x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ m आती, तो आप पैराबोला यूज करते बेटा. तो उसकी इक्वेशन आई थी y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस y आया था उसकी इक्वेशन. अब इधर उधर हो गए आप. आपने क्वेश्चन पूछा था कि y की वैल्यू, ये y की वैल्यू आई, उसको यहां लिख दो, उससे m नहीं आएगा. ठीक है. ओके सर. हाँ, मतलब जब दोनों इक्वेशनें यूज होंगी, कोई बिफोर कोई आफ्टर, वो अलग चीज है. यू हैव टू यूज बोथ इक्वेशंस, पैराबोला एज वेल एज लाइन. ये क्वेश्चन नंबर 9. मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस इन द इंटरवल. इन्होंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम नहीं बोला, लेकिन ये इंटरवल दिया हुआ है. इंटरवल का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू पूछ रहा है. कौन सा? एब्सोल्यूट मैक्सिमा. ये पॉलिनोमियल की पावर है 1/3. क्वेश्चन के अंदर 1/3 पावर है पॉलिनोमियल की. अंदर पॉलिनोमियल है, मल्टीप्लाई करके ना पॉलिनोमियल बन जाएगी. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 है. इसे आप बाई बोलो या एफ एक्स बोलो, जो भी है, बाई है एफ एक्स है, दोनों में एक ही बातें हैं. और इन्होंने लोकल मैक्सिमम वैल्यू नहीं मांगी है, क्योंकि साथ में इंटरवल देते हैं ना. इंटरवल वाले क्वेश्चन में ज्यादातर एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा होता है. कभी लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी हो सकता है, तो बी वेरी केयरफुल फॉर सच क्वेश्चंस. इन्होंने अपने क्वेश्चन में एब्सोल्यूट मैक्सिमम लिख देना चाहिए था, जो हमें कोई कंफ्यूजन ना होती. लेकिन उन्होंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वर्ड मैंने लिखा है ऊपर टाइप कर दिया एक्स्ट्रा में, उन्होंने नहीं लिख के दिया. उनका क्वेश्चन तो यही है फ्रेम में जो है वो, तो उनको लिखना था, अच्छा था, नहीं लिखा. तो इंटरवल दिया हुआ है. अलजेब्रिक फंक्शन के साथ इंटरवल का मतलब है मैक्सिमम वैल्यू निकालो, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एब्सोल्यूट मिनिमा निकालो. तो आपकी ड्यूटी क्या है कि एफ डैश एक्स तो इसमें भी निकालते हैं, एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा के लिए भी एफ डैश एक्स निकालते हैं. डिफरेंशिएट करें बेटे. 1/3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3 माइनस 1 माइनस 2/3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ बेस विच इज 2x माइनस 1. और ऑप्टिमम के लिए एफ डैश एक्स को 0 करना होता है. फॉर ऑप्टिमम एफ डैश एक्स इज 0. चाहे लोकल निकालना हो चाहे एब्सोल्यूट, एफ डैश एक्स को दोनों में 0 करना होता है. फॉर ऑप्टिमम एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0. मतलब ये हुआ कि 2x माइनस 1 इंटू 1/3, ये चीज नीचे लिया. एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0. इसका 0 में मल्टीप्लाई कर दें तो 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0. वैल्यू ऑफ x आ गई 1/2. अब आप सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकालोगे. लोकल मैक्सिमा मिनिमा में सेकेंड डेरिवेटिव निकालते हैं, और एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा में सेकेंड डेरिवेटिव नहीं निकालते. तो x की वैल्यू 1/2 आ गई. ठीक है, तो क्या करें अब? कंसीडर करोगे, x की कुछ वैल्यू कंसीडर करेंगे.
देखो इधर, दिस एंड ऑफ द इंटरवल गिवन इन द क्वेश्चन, दैट एंड ऑफ द इंटरवल गिवन इन द क्वेश्चन, एंड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच लाई इन द इंटरवल 0, 1/2, 1। ये तीनों को कंसीडर करें और मैक्सिमम वैल्यू निकालने का ट्राई करें। मतलब एफ एक्स अभी लिख देता हूं नेक्स्ट, फिर एफ एक्स आ गया कितना, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की पावर 1/3। ऑल 3 वैल्यूज का एफ एक्स निकाला जाए तो एफ ऑफ 0 निकाला जाए, रिप्लेस एक्स बाय 0, 1 to the power 1/3 it is 1। एफ ऑफ हाफ निकाला जाए, ये हो गया हाफ का स्क्वायर 1/4 माइनस 1/2 प्लस 1 to the power 1/3 इट इज इक्वल टू 1 माइनस हाफ, हाफ हो गया ये, मतलब 2/4 प्लस 3/4 है ये अंदर। आप खुद देख लो कैलकुलेशन करके, 4 माइनस 2, 2 प्लस 1, 3/4 है ये कैलकुलेशन, और उसकी पावर है 1/3। अब निकालते हैं एफ ऑफ 1 की वैल्यू, रिप्लेस एक्स बाय 1 ईयर, तो 1 माइनस 1 प्लस 1 की पावर 1/3, ये आ गया 1 अगेन। अब 3 वैल्यूज आपकी रेडी हो गई, आपके फंक्शन की 3 वैल्यूज, एक ये है, एक ये है, एक ये है। इन तीनों में मैक्सिमम, यही मैक्सिमम वैल्यू है 1, मैक्स वैल्यू। अटेंड ट्वाइस, 2 बार अटेंड होती है ये मैक्स वैल्यू है आपकी, और ये मिन वैल्यू, क्यों ये प्लस है, पता है ये क्या है, 0.75 है ये, 0.75, 1 से कम है इसका बेस, ऊपर से पावर भी इसकी क्यूब रूट और भी कम हो जाएगा, 0.75 का क्यूब रूट 1 से काफी कम हो जाएगा, तो इसलिए ये मिन वैल्यू है, एब्सोल्यूट मिनिमा है वो। सो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 1, और आप इस 1 को सी ऑप्शन में जाके टिक कर दोगे, ये लिखा सी ऑप्शन, यू कैन टिक इट। और अब आप अपना क्वेश्चन कुछ मन में हो तो पूछ सकते हो। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा का रूल है क्या, कंसीडर दिस एंड ऑफ द इंटरवल, दैट एंड ऑफ द इंटरवल, एंड दोज वैल्यूज ऑफ एक्स विच लाई इन द इंटरवल, और उन तीनों वैल्यूज पर आप एफ एक्स की वैल्यू निकालोगे, जहां एफ एक्स मैक्सिमम आता है वही एब्सोल्यूट मैक्सिमम होता है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वहीं पर हुआ करता है। सर जरा ऑप्शंस दिखाना एक बारी। ये है बेटे 0, 1/2, 1 और क्यूब रूट ऑफ 1/3। हमको वैल्यू को टिक करना था ना जो आई थी सबसे मैक्सिमम। हाँ पॉइंट, ओके सर, वैल्यू टिक करनी है। वो फंक्शन, मुझे फंक्शन की वैल्यू लगा था, वो फंक्शन की वैल्यू को टिक करना है। हाँ, जो आंसर आया वो एफ एक्स, एफ ऑफ 0 1 आया, एफ ऑफ हाफ आया 3/4 की पावर 1/3, एफ ऑफ 1 आया 1। तो जिस इनमें जो वैल्यूज आई उनमें जो मैक्सिमम है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो मिनिमम है उसे एब्सोल्यूट मिनिमम कहते हैं। ठीक है, 2 प्लेसेस पर एब्सोल्यूट मैक्सिमम आया हुआ, 0 पर और 1 पर, 2 जगह। 1 फंक्शन कैन हैव मोर देन 1 एब्सोल्यूट मैक्सिमा ऑल्सो, 2 जगह एब्सोल्यूट मैक्सिमा अटेन हो भी सकता है। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करें, वैल्यू ऑफ बी फॉर विच द फॉलोइंग फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ओवर आर। आर फॉर रियल नंबर्स होता है -∞ to +∞। आपको जस्टिफाई करना है कि आपका यह फंक्शन डिक्रीजिंग है और b की वैल्यू निकालनी है, b की वैल्यू सजेस्ट करनी है जिसके लिए ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। तो आप f डैश x निकालें, x का डेरिवेटिव 1, cos x का डेरिवेटिव -sin x, b का डेरिवेटिव तो 0 हो गया।
अब कहते हैं डिक्रीजिंग होना चाहिए, ठीक है, तो एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स इज लेस देन 0। हल्के फुल्के क्वेश्चन इस मेथड से कर सकते हैं। एफ डैश एक्स लेस देन 0 पर क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पर क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। तो 1 माइनस साइन एक्स इज लेस देन 0 माइनस साइन एक्स इज लेस देन -1, दोनों तरफ नेगेटिव कैंसल कर दो, -1 का दोनों तरफ मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ मुझे साइन एक्स और चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, साइन एक्स ग्रेटर देन 1 आएगा। अब b की वैल्यू, अब आपके क्वेश्चन का जवाब मिल पाया कि नहीं, कौन सी b की वैल्यू है जिसके लिए फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो। ऑप्शन ए बी सी में कौन सा, डी में कौन सा टिक करोगे? कौन सा बताया बेटा? सर बी। बी क्यों करोगे सर? नहीं तो डी करेंगे सर, बी करेंगे। हैं? बी। बी वो क्यों? सर जैसे हम साइन एक्स ले लेंगे। क्योंकि सर एफ डैश एक्स में अब बी की वैल्यू दे ही नहीं रखा। अच्छा कोई नहीं, अब मेरी बात सुनो, यहाँ आया हुआ लास्ट में ना साइन एक्स ग्रेटर देन 1, ये कभी के साइन एक्स ग्रेटर देन 1 नहीं होता, इम्पॉसिबल। जब साइन एक्स ग्रेटर देन नहीं होता तो आपका फंक्शन कभी भी डिक्रीजिंग नहीं होगा, चाहे बी की कोई भी वैल्यू डाल दो, बी को 1 ले लो, चाहे 1000 ले लो, चाहे 0 ले लो, बी से कोई मतलब ही नहीं, आपका फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं करेगा, क्योंकि वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग लेकर के जब आगे चले तो इसका एंडिंग हुआ साइन एक्स ग्रेटर देन 1 पर, और साइन एक्स की वैल्यू -1 और 1 के बीच में होती है। ये देखो साइन एक्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1, तो साइन एक्स कभी ग्रेटर देन 1 नहीं होता, तो इसका मतलब आपका फंक्शन कभी डिक्रीजिंग नहीं होगा, चाहे बी की वैल्यू 9 डाल दो, 100 डाल दो, या बी की कोई भी वैल्यू मत डालो, तो नो वैल्यू ऑफ बी कैन मेक इट डिक्रीजिंग। आपका फंक्शन कभी डिक्रीज नहीं करेगा, चाहे बी की वैल्यू 1 पुट कर दो या 100 पुट कर दो। समझ में आ गया बेटा? अब देखो यहां पर इन्होंने ट्रेन दिखाई हुई है, ट्रेन कितनी अच्छी सी ट्रेन, क्वेश्चन टफ है, ये ट्रेन अच्छी दिखा दी पहले, फिर इन्होंने अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, केस स्टडी। केस स्टडी का मतलब यह है कि अनसीन टाइप का आपको पैराग्राफ देखने को मिलेगा, अनसीन, ऐसा पैराग्राफ जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा, और उस अनसीन पैसेज के ऊपर फिर ये क्वेश्चन बोलेंगे। तो अगर ऐसा पैराग्राफ एग्जाम में अपीयर होता है तो पैराग्राफ को ध्यान से पढ़ना, इसके 2-3 क्वेश्चन आपको जरूर करने पड़ेंगे, क्योंकि इसमें कई क्वेश्चन होते हैं, तो लेकिन 2-3 करने ही पड़ जाएंगे, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपके क्वेश्चन 2-3 छूट जाएंगे, ठीक है, क्योंकि इसका केस स्टडी कर हर एक स्टूडेंट को 2-3 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, चॉइस में ये कवर नहीं हो पाते हैं, मतलब इसके अंदर आएंगे मान लो 6 क्वेश्चन और चॉइस है 2 की, तो 4 तो आपको करने पड़ेंगे, ये चक्कर है। तो मैं आपको रीड कराता हूं, बहुत ही ध्यान से पैसेज को रीड करने से सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है। फ्यूल कॉस्ट पर आवर फॉर रनिंग ए ट्रेन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ स्पीड। क्या चीज? फ्यूल कॉस्ट, मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, फ्यूल कॉस्ट पर आवर, टोटल कॉस्ट नहीं है, आवरली कॉस्ट है, इट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ स्पीड v स्क्वायर। फ्यूल कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू v स्क्वायर, इट जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर। स्क्वायर ऑफ स्पीड, जो v क्या है, दैट इज स्पीड इन किलोमीटर पर आवर।
आगे रीड करो। इफ फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर, ये है, एट ए स्पीड ऑफ 16 किलोमीटर पर आवर। इसे हम यूज करेंगे, पहले ये प्रोपोर्शनल वर्ड को हटाता हूं। फ्यूल कॉस्ट पर आवर, फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज इक्वल टू केवी स्क्वायर ले सकते हो। प्रोपोर्शनल टू बी स्क्वायर का मतलब है के इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, तो के को आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी के ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फ्यूल कॉस्ट पर आवर है, इसको हम शॉर्टकट में ना एफ बोल देते हैं, एफ इक्वल टू के वी स्क्वायर, या एफ सी बोल देते हैं। फिर बाद में जरूरत होगी तो बाई जेड भी लिख देंगे। अभी फिलहाल मैंने फ्यूल कॉस्ट लिख दिया, पर आवर वाला, टोटल नहीं। फ्यूल कॉस्ट पर आवर के वी स्क्वायर है। अब इसके आगे यहां पर जो यूज, वो चीज गिवन है ना, वो यहां यूज करनी पड़ेगी। क्या लिखा है? इफ फ्यूल कॉस्ट ₹48 पर आवर, यस, फ्यूल कॉस्ट 48 है, वो कब? एट ए स्पीड ऑफ 16, जब बी की वैल्यू 16 है। इन्होंने एफसी दे दिया, बी दे दिया, के हम निकाल सकते हैं, के निकल के बैठ जाते हैं, फिर आगे जरूरत होगी तो उसको यूज करेंगे, नहीं जरूरत होगी तो कोई बात नहीं। इसमें ये वैल्यू को पुट कर देते हैं, 48 इज इक्वल टू के इंटू 16 स्क्वायर। इससे के की वैल्यू रेडी हो गई 48/16 इंटू 16, दैट इज इक्वल टू 3/16। के की वैल्यू 16, 3 जा 40, 3/16 आ गई। एज ए रिजल्ट फ्यूल कॉस्ट पर आवर, शॉर्ट, फ्यूल कॉस्ट पर आवर की वैल्यू बिल्कुल तैयार हो गई, 3/16 वी स्क्वायर। क्वेश्चन के हमने 2 सेंटेंस रीड किए, दोनों की मैथमेटिकल एनालिसिस करके एक इक्वेशन जनरेट कर ली। चलो अब आगे रीड करते हैं। एंड द फिक्स्ड चार्जेज टू रन द ट्रेन अमाउंट टू ₹1200 पर आवर। मतलब फ्यूल कॉस्ट के अलावा वो ट्रेन को रन करने में दूसरे कॉस्ट भी आते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट दूसरे भी आते हैं। वो कितने हैं? 1200 रुपीज पर आवर। एडिशनल कॉस्ट है ये, फ्यूल कॉस्ट के अलावा। फ्यूल कॉस्ट पर आवर ये निकल गई, और एडिशनल कॉस्ट पर आवर, इसके अलावा फिक्स्ड चार्जेज, वो है ₹1200। तो अगर टोटल कॉस्ट पर आवर की बात करें तो 3v²/16 प्लस 1200। तो टोटल कॉस्ट पर आवर की अगर बात की जाए तो 1 आवर में इतना तो फ्यूल लग जाएगा। 3v²/16 ये फ्यूल में पैसे लग गए, और 1200 रुपये ऊपर से और लगेंगे उसको रनिंग करने के लिए, ट्रेन को रन करने के लिए। 1200 पर आवर। आगे रीड करो। अज्यूम द स्पीड ऑफ द ट्रेन v किलोमीटर पर आवर। जो हमने v पहले ही अज्यूम कर लिया था, तो उसमें हमें v का टेंशन नहीं आया। अगर v की जगह कुछ और देते, z देते, तो इसे चेंज करना पड़ता। v स्पीड को जनरली v से डिनोट करता है, तो हम पहले ही डिनोट करके बैठ गए। अगर ये v नहीं देते, w दे देते, तो जितने भी v लिखे पड़े उनको सबको w कर देना था। बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये जो इंफॉर्मेशन आपको दी हुई है वो सारी इस नीचे लिखी हुई है, और इस सारे इंफॉर्मेशन ने 2 चीजें दी आपको। एक टोटल कॉस्ट पर आवर, एक दिया फ्यूल कॉस्ट पर आवर। 2 चीजें इसमें सिग्निफिकेंट है। रिमेनिंग जिसकी भी जरूरत पड़ जाए वही सिग्निफिकेंट है। वैसे 2 चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है। बेटे यहां तक डाउट पूछे, आपका अनसीन पैसेज हमने केयरफुली रीड किया। इसी तरह आपको एग्जाम में रीड करना, आपको एक से ज्यादा बार रीड करना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने एक बार पहले रीड किया हुआ है। आपको एक क्वेश्चन करने से पहले ना एक बार मैंने खुद रीड करके इसको देखा हुआ है अपने टाइम में, तो मेरा 2nd टाइम है।
तो मेरी भी स्पीड थोड़ी इंक्रीज हो गई। तो आपका एग्जाम में फर्स्ट टाइम होगा तो आप 2 बार रीड करना। अच्छा, एक बार फुल रीड कर लेना, दोबारा में फिर इक्वेशन बनाने लगना, बस इतना ही फर्क होता है। अब पूछ लो बेटा डाउट। तो अब हम आपका क्वेश्चन नंबर 1 ओपन करते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 11 और सीरीज का 11 नंबर है, वैसे मतलब सैंपल पेपर का ये 11th नंबर पर पड़ता है जाके, उसका भी नंबर कोई और होगा, चलो 11 नंबर है हमारे हिसाब से। तो इसमें हम आपको याद दिला दें पहले कि जो फ्यूल कॉस्ट पर आवर इसकी जरूरत पड़ती ही रहेगी, इसे आप बेशक बाई से डिनोट कर दो, और वो आया हुआ है 3/16 v²। और जो टोटल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट पर आवर को z बोल देते हैं, वो है 3v²/16 प्लस फिक्स्ड चार्जेस 1200। एक को बाई कह दिया, एक को z कह दिया कि पता नहीं क्या करना पड़ जाए, इसलिए हमने कुछ न कुछ बोल दिया। क्वेश्चन रीड करें। गिवन दैट फ्यूल कॉस्ट पर आवर इज k टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्पीड। क्या गिवन है देखना, फ्यूल कॉस्ट पर आवर 3/16 इज k टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्पीड v², k टाइम्स स्क्वायर ऑफ स्पीड। द ट्रेन जनरेट्स इन किलोमीटर पर आवर, द वैल्यू ऑफ k इज। तो 3/16 k की वैल्यू अभी अभी हमने निकाली थी, और वो k की वैल्यू 3/16 निकली थी। इसी यही फॉर्मेट है, मतलब कोई नई चीज नहीं है। आपको प्रीवियस इंफॉर्मेशन सक्सीडिंग क्वेश्चन में ऑटोमेटिकली यूज करनी है। तो k की वैल्यू ये वाली है ना, डी ऑप्शन में 3/16, ये आपका आंसर अभी निकाला हुआ था लास्ट टाइम। FC पर आवर इक्वल टू kv², तो k का वैल्यू इन्होंने मांग दिया, तो इनके मांगने से पहले ही हमने सोल्यूशन किया हुआ था फर्स्ट पार्ट में। और कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। अब देखते हैं हम लोग ये वाला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 को रीड किया जाए। इफ ट्रेन हैज ट्रेवल्ड डिस्टेंस ऑफ 500 किलोमीटर, इन्होंने डिस्टेंस बता दी, 500 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल हुई, एस उसे डिस्टेंस x से भी डिनोट करते हैं 500। देन टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन। अब इन्होंने टोटल कॉस्ट ऑफ रनिंग द ट्रेन पूछ दी। अब यहां पर देखना, टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग द ट्रेन पर आवर। टोटल कॉस्ट पर आवर का हमारे पास है फार्मूला z वाला, 3v² प्लस 1200। अभी अभी आपने वहां निकाला हुआ था, ये लिखा है TC पर आवर, z लिखा जिसे है। तो ये टोटल कॉस्ट पर आवर है, और ये मांग रहा है टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग द ट्रेन फॉर 500 किलोमीटर, और 1 आवर की कॉस्ट हमें पता है। तो हमें क्या चीज निकालनी चाहिए टोटल कॉस्ट के लिए? टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग द ट्रेन अप टू 500 किलोमीटर, फॉर रनिंग ट्रेन 500/500 किलोमीटर। 500 किलोमीटर हमने अपनी ट्रेन को रन कराना है, तो उसका टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। जबकि टोटल कॉस्ट पर आवर हमारे पास ये है, ये 1 आवर का कॉस्ट है हमारे पास, 3v² प्लस 1200 1 आवर का कॉस्ट है। तो क्या और मल्टीप्लाई कर दूं कि ये टोटल कॉस्ट आ जाए? 1 यस आवर का सर, क्या चीज मल्टीप्लाई किया जाए? 500 को मल्टीप्लाई। हाँ, 500 टोटल डिस्टेंस है, डिस्टेंस ट्रेवल। ध्यान, एक बात समझो, ये 1 आवर की कॉस्ट है आपके पास, 1 आवर की। तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए नंबर ऑफ आवर्स का मल्टीप्लाई किया जाए,
नंबर ऑफ आवर्स का ड्यूरेशन, कि कितने ड्यूरेशन तक आपने ट्रेन को रन किया है, नंबर ऑफ आवर्स इनटू कॉस्ट पर आवर विल बिकम टोटल कॉस्ट। अब नंबर ऑफ आवर्स बताओ बेटे कहां से आएंगे? नंबर ऑफ आवर्स आएंगे 500, डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम, यस डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड। 500 ये डिस्टेंस है और स्पीड उसकी v लेके चल रहे हो आप इस क्वेश्चन में, ट्रेन की स्पीड v लेके चल रहे हो, तो नंबर ऑफ आवर्स हो जाएंगे 500 अपॉन v। अगर इसको यहां मल्टीप्लाई कर दूं तो ये वाला हो जाएगा 3/16, 3 इंटू 500 बाय 16 v प्लस 12 5 जा 60 के आगे ना 1 2 3 4 0 डिवाइडेड बाय v, और 3v स्क्वायर, एक भी काट दिया हमने, v स्क्वायर बाय v को v लिख दिया। अच्छा 3/16 इंटू 500v। अब आपका टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग द ट्रेन ऑलमोस्ट रेडी हो गया। टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग 500 किलोमीटर, 500 किलोमीटर रनिंग की टोटल कॉस्ट बेटे, ये इसमें ना डिवीजन लगा दो, 16 का डिवीजन नहीं लगेगा, कुछ कम डिवीजन लग रहा है। 4 4 जा 16, 4 125 जा, तो ये हो गया 375/4 v प्लस वो हो गया 6 lakhs, 6 के बाद 1 2 फिर 1 2 3 बाय v। ये टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग 500 किलोमीटर आ चुकी है। 375/4 वाला आंसर देखिए ऑप्शंस बेटे, ये देखो बी ऑप्शन जो आपको दिख रहा है इसमें, ये आपका आंसर है बी ऑप्शन। अब आप अपना डाउट कंफ्यूजन कुछ है तो पूछ सकते हो, मैंने बहुत साफ लिखा है और आप लोग मेहनत करिए, इससे ज्यादा इजी कुछ नहीं है। यू मस्ट वर्क हार्ड। पेपर पूरे स्टैंडर्ड के पेपर्स आएंगे, बहुत इजी पेपर एक्सपेक्ट ना करें। ओके, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक सेकंड रुक जाना। ये हम लोगों ने किया वो था 12 नंबर, और 12 में हमने 12 टोटल कॉस्ट निकाली है, टोटल कॉस्ट फॉर रनिंग द ट्रेन, और भी जरूरत पड़ सकती है। एक सेकंड रुकना, वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन को भी रखना पड़ रहा है, क्योंकि अब देखना ये है क्वेश्चन नंबर 13। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन। मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन। मोस्ट इकोनॉमिकल क्या करना है? मिनिमाइज करना है, का मतलब है मिनिमम कॉस्ट। अच्छा, मिनिमा करना है। मोस्ट इकोनॉमिकल का मतलब मिनिमा, तो मिनिमम कॉस्ट करनी है। मिनिमम कॉस्ट टू रन द ट्रेन बाई 500 किलोमीटर। वो उन्होंने बोला नहीं, इनको बोलना चाहिए मिनिमम कॉस्ट टू रन द ट्रेन, टू रन 500 किलोमीटर। और मिनिमम कॉस्ट कौन सी? टोटल कॉस्ट। मिनिमम टोटल कॉस्ट। इन्होंने अपना क्वेश्चन बहुत अच्छा नहीं बना पाया। 13 नंबर इन्होंने क्लैरिफाई नहीं कर पाया कि टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है कि वो फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज करना है। फ्यूल कॉस्ट भी है आपके पास, फ्यूल कॉस्ट को मिनिमाइज करोगे उसमें बी की वैल्यू 0 आ जाती है, तो इसमें आंसर मैच नहीं करते, इसलिए टोटल कॉस्ट का सेंस लग जाता है। फिर भी इनको बोलना चाहिए। और मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड टू रन द ट्रेन बाई 1200 किलोमीटर या 500 किलोमीटर, तो यहाँ 5000 भी हो सकता है, 5000 का भी निकलेगा, क्यों नहीं। लेकिन क्वेश्चन नंबर 12 में इन्होंने 500 निकलवाया। इनका सेंस वही है, 12 नंबर का सेंस लें, लेकिन ठीक से 13 नंबर का डिजाइन थोड़ा सा
कमजोर रह गया, वीक है। इस क्वेश्चन का डिजाइन कुछ वीक है, क्वेश्चन रीड करने से पता लग जाता है। ओके, तो टोटल कॉस्ट को आपने मिनिमाइज करना है। तो टोटल कॉस्ट भी निकाली थी आपने 500 किलोमीटर वाली, टोटल कॉस्ट 500 किलोमीटर वाली निकाली हुई थी मैंने। एक मिनट बस देख के लिखना पड़ेगा, वो अभी अभी निकाली हुई है। टोटल कॉस्ट ये निकली थी 375 बाय 4V। लास्ट वाला जो ऑप्शन था वो अब यूज होगा, प्लस 6 lakhs बाय B। ये बोल रहे हैं एक कॉस्ट को मिनिमाइज करना है और मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड बतानी है। तो इस कॉस्ट को, टोटल कॉस्ट का नाम कुछ रख देते हैं। टोटल कॉस्ट का नाम कुछ ZF YZ कोई, चलो U लिख देता हूँ। अब YZ तो कुछ और हैं चीजें। टोटल कॉस्ट मुझे लगता है इसको कोई नेम नहीं दिया हुआ है, तो हम लोग को U लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब करिए डेरिवेटिव ऑफ U विद रिस्पेक्ट टू V, मिनिमाइजेशन करना। 375 बाय 4 माइनस ये चीज क्या 6 lakhs, मैं 10 की पावर 5 कर देता हूं अपॉन V², और ये चीज क्या होनी चाहिए 0। फॉर ऑप्टिमम du by dv शुड बी 0 फॉर ऑप्टिमम। ये आपको v की वैल्यू देगा, वही मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड होगी। चलो स्टार्ट करता हूं। -6 10 की पावर 5 बाय V² इज इक्वल टू, इसे राइट में ले चलो, -375 डिवाइडेड बाई 4 कर दिया। नेगेटिव से नेगेटिव डिलीट करके हमें V² चाहिए, तो 6 इंटू 10 की पावर 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 375 इज इक्वल टू V²। इधर उधर किया, शिफ्ट कर दिया, V² चाहिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप यहां पे पहुंच गए। तो लेट अस कैलकुलेट वैल्यू ऑफ V²। पहले तो मुझे लगता है 3 का डिवीजन तो लगा ही देता हूं। 3 2 जा 6, 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, 125 आया ये 2 हो गया। और 125 का डिवीजन 100 में तो होगा नहीं, 1000 अलग रख लो और 100 अलग कर लो, 4 अलग कर लो, और 125 यहां पे है। 125 का यहां पर डिवीजन 8 टाइम्स मेरे ख्याल से लग जाएगा, 8 टाइम्स। V² की वैल्यू रेडी हो गई। 8 4 जा 32, 2 जा 60, 400। तो V की वैल्यू आ गई 80 किलोमीटर पर आवर। यही है मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, क्योंकि सेकेंड डेरिवेटिव पॉजिटिव आएगा। D²U कंफर्म कर सकते हो आप, वैसे तो जरूरत है नहीं। सेकेंड डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव हो गया 0 और ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। क्यों? b की पावर -2 का डेरिवेटिव -2 b टू द पावर -3। तो 2 इंटू 6 इंटू 10 की पावर 5 बाय b³ विच इज पॉजिटिव, बिकॉज v इज पॉजिटिव, स्पीड पॉजिटिव है। सो टोटल कॉस्ट इज मिनिमम, u इज मिनिमम फॉर दिस स्पीड। तो आपका जो टोटल कॉस्ट है 80 किलोमीटर, तो सॉरी जो मिनिमम स्पीड है वो है 80 किलोमीटर पर आवर। मिनिमम मतलब मिनिमम कॉस्ट के लिए जो स्पीड है वो 80 रखी जाए। अगर बहुत स्लो चलाओगे ट्रेन को तो भी इकोनॉमिकल नहीं पड़ेगा आपको। जो 40 किलोमीटर पर आवर पे चलाओगे, 5 पे चलाओगे तो आपको ठीक नहीं, आपको 80 पे उसको रन करना ही करना है ट्रेन को, तो मोस्ट इकोनॉमिकल पड़ेगा जो क्वेश्चन कर रहा है उसके हिसाब से। और इसमें कोई डाउट हुआ हो तो पूछो बेटे, नहीं तो फिर मैं अगला पार्ट करूं इसका। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सिग्निफिकेंटली डिजाइन, पर क्वेश्चन नंबर 13 में इन्होंने थोड़ा उतना क्लैरिफिकेशन नहीं कर पाई कि ये कहना क्या चाहते हैं। कोई भी न्यू पर्सन यहाँ पे थोड़ा सोचेगा कि मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड का मतलब तो है मिनिमम कॉस्ट, ऑफ टोटल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है कि फ्यूल कॉस्ट मिनिमाइज करनी है, और
500 किलोमीटर के लिए मिनिमाइज करना है कि 5000 के लिए मिनिमाइज करना है, तो ये एक प्रॉब्लम है, क्योंकि इसी क्वेश्चन में 5000 किलोमीटर, तो ये टोटल कॉस्ट हमें दोबारा से निकालना पड़ेगा, 5000 के लिए अलग निकालना पड़ेगा, तो वो चीज है। तो क्लैरिफिकेशन थोड़ी इसमें कम रहेगी। क्वेश्चन नंबर 14 को देखो बेटे, फ्यूल कॉस्ट इसमें मांग दी इसने, फ्यूल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट नहीं मांगी, फ्यूल कॉस्ट फॉर रनिंग द ट्रेन 500 किलोमीटर। इसमें क्लैरिटी है, जो मैं उसमें बोल रहा था ना कमी है, इसमें सही है। 500 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए आपको फ्यूल कॉस्ट बताना है। फ्यूल कॉस्ट का फार्मूला है 3/16 V² पर आवर। तो टोटल फ्यूल कॉस्ट आएगी, टोटल फ्यूल कॉस्ट एट दैट स्पीड, कौन सा, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड, V = 80 पर पूछ रहा है, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। तो टोटल फ्यूल कॉस्ट आ जाएगा, फ्यूल कॉस्ट का टोटल फ्यूल कॉस्ट का फार्मूला तो प्लस 1200 भी करना था। आप बीच में गड़बड़ मत करो, हाँ? फ्यूल कॉस्ट में 1200 नहीं करना था बेटा, फ्यूल कॉस्ट में क्यों करना था, फ्यूल कॉस्ट तो यही है, हाँ? ओके, तो इसमें नंबर ऑफ आवर्स आपने जरूर मल्टीप्लाई करने हैं, फ्यूल कॉस्ट तो यही है, इसमें क्यों करना। तो टोटल फ्यूल कॉस्ट आ जाएगी 3V²/16 इंटू नंबर ऑफ आवर्स। मैं नंबर ऑफ आवर्स ढूंढ रहा था, नंबर ऑफ आवर्स हम अभी हैं, आ जाएंगे, ठीक है। ये फ्यूल कॉस्ट है 1 आवर की, तो टोटल फ्यूल कॉस्ट के लिए आवर्स मल्टीप्लाई करिए आप सर्च करके। अच्छा, तो आवर्स हमें मिल जाएंगे, अभी टेंशन मत लो। आवर्स हैं 500/V आवर्स, ये लो मल्टीप्लाई कर दिया। अब बताओ, सो दिस इज इक्वल टू 1500/16 इंटू V। V कितना है, 80, 16 5 जा 80, तो 5 70 500, ये हो गया टोटल फ्यूल कॉस्ट। 1200 इसमें कहीं भी नहीं आ रहा, अच्छा यही आ रहा है जो सामने। डाउट हमें जरूर पूछे, डाउट तो किसी को भी हो सकता है, पर आप डाउट पूछ लो। 700 जैसे 500 लिखा था तो मुझे तब लगा कि 1200 आएगा। हाँ कोई बात नहीं, अब तो समझ गए ना। तो ये सी पार्ट है बेटा, आंसर इसका। अब हम आगे चलते हैं। ये एक्चुअली वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन भी यूज हो रही है, मतलब जैसे इसमें फ्यूल कॉस्ट 3V²/16 वो यूज हुआ, और प्रीवियसली वी हैव डन। फिर नंबर ऑफ आवर्स भी हमें फिर से सर्च करने पड़ेगी, 500/V। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 15, टोटल कॉस्ट ऑफ ट्रेन। इसमें आएगा 1200 जो आप बता रहे थे, अब आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ द ट्रेन टू ट्रेवल 500 किलोमीटर एट मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड। वी अगेन आप 80 यूज कर सकते हो, मोस्ट इकोनॉमिकल स्पीड 80 चल रही है। और टोटल कॉस्ट अभी दिखाता हूं कहां पर है, टोटल कॉस्ट पर आवर पहले, तो फिर नंबर ऑफ आवर्स मल्टीप्लाई कर दूंगा। टोटल कॉस्ट का फार्मूला तो बड़ा सा है, ये कुछ 375/4 V प्लस 6 × 10⁵ ये है बेटे टोटल कॉस्ट पर आवर का फार्मूला है। वो 1200 एटसेट्रा सब इसमें दैट हैज बीन टेकन केयर ऑफ। टोटल कॉस्ट का ये नवीन निकाला था ना, ये निकला यू हमने यहां से कॉपी कर दिया, यहां से टोटल कॉस्ट आप एक तरफ से चलते चले आ रहे हो, तो यहां से टोटल कॉस्ट आप बार बार नहीं निकालनी, एक जगह बन गया ना फंक्शन, उसको आगे यूज करो अपना। तो ये टोटल कॉस्ट पर आवर बन गई, इसमें नंबर ऑफ आवर्स जरूर मल्टीप्लाई करने हैं। तो
ये तो टोटल कॉस्ट पर आवर, आवरली होगी, तो ग्रांड टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू 375/4v 6 इंटू 10 की पावर 5 अपॉन वी की वैल्यू अभी पुट करूंगा इनटू नंबर ऑफ आवर्स। बताओ बेटे। 500/v। यस बिल्कुल सही है, 500/v, वी की वैल्यू 80, जब इच्छा हो तब पुट कर देना। थोड़ी सी कैलकुलेशन के बाद शायद ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी क्या है, ये 20 से कट जाएगा तो कुछ शायद फायदा मिल जाए। तो 375 इंटू 500/4, वी से बी कट गया, प्लस यहां आ जाओ 6 10 की पावर 5 इंटू 500/v स्क्वायर। मैं लिख देता हूं 80 इंटू 80। इधर वाला v तो रिमूव हो गया, लेकिन वहां तो आएगा वो। अब कर लो कैलकुलेशन जो भी पॉसिबल है बेटे। 16 5 जा 80 हो गया। वो और 6 वैसे था, हाँ वो 6 था 16 की जगह। 6 है बेटा। हाँ आपने ठीक बताया, यहां पर मैं गलती कर गया, 6 है बेटे। तो देखते हैं फिर। हाँ ओके, तो ये 375 इंटू 4 का डिवीजन लगा सकते हैं, 4 का डिवीजन चला जाएगा, 125 आएगा। 4 1 जा 4, 4 2 जा, अच्छा, प्लस यहां पर तो स्लो डिवीजन का चक्कर है इसमें। ये 6 था तो ये 3 कर देता हूं, 40 इंटू 80 है, और ये 10 की पावर 5 का अभी करता हूं हिसाब किताब, प्लस ये 500 है ना, 500 का 100 हटा देता हूं, ये 100 और 100 हट गया। अब रह गया 32, और इसकी कैलकुलेशन मेरे ख्याल से अब आपके लिए छोड़ देता हूं, धीरे धीरे आप कैलकुलेशन करना। अच्छा, मेरा प्रीवियसली आंसर आया था 7500 का डबल आया था, मतलब 7500 का डबल 15,000। हाँ 15,000। मैंने कैलकुलेशन थोड़ा आपके लिए छोड़ दिया, मैं इसमें इन्वॉल्व नहीं होना है। अभी 2 बन जा 2 मुझे करना पड़ेगा, टाइम लगेगा, तो वो इतना आप कर लीजिए। और ये 15,000 आएगा, उसका डबल पिछले वाले का ना डबल आया हुआ है, उसमें 7500, इसका इसमें इसका डबल आता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर थे मेरे ख्याल से 11 से लेकर 15 तक 5 क्वेश्चंस बने। तो ये इस ट्रेन पर बेस्ड थे, और वो अब फिनिश हो गए हैं, और सैंपल पेपर के 15 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। अभी क्या है कि एग्जाम्पलर में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते ही हैं, तो वहां से हमने थोड़े से क्वेश्चन और पिकअप किए हुए हैं आपको कराने के लिए। तो यहाँ पे एग्जाम्पलर बुक क्वेश्चन नंबर 37, रेफरेंस इज गिवन प्रॉपरली, नथिंग इज हिडन। मैंने बताया कहाँ से क्वेश्चन उठाया, तो 37 नंबर है एग्जाम्पलर का। ठीक है, यहीं से एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होते हैं। तो y इक्वल टू एक्स की पावर 1/5 हैज एट 0 0 वर्टिकल टेंजेंट, हॉरिजॉन्टल टेंजेंट, ऑब्लिक टेंजेंट, नो टेंजेंट। ऑब्लिक जानते भी हो क्या होता है? हॉरिजॉन्टल देखो, ये लाइन कैसी है? हॉरिजॉन्टल। ये लाइन कैसी है? वर्टिकल। ये लाइन कैसी है? ऑब्लिक। ऑब्लिक। यस, इसे ऑब्लिक कहते हैं बेटे। मैंने बताना होता, पता नहीं किसी को ना ही आता हो। ओके, तो इसका पता वर्टिकल टेंजेंट है, हॉरिजॉन्टल, इसका पता लगेगा dy/dx स्लोप से। उस लाइन का स्लोप पता करते हैं। कौन सी लाइन का? टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन का स्लोप कितना होता है? dy/dx होता है। dy/dx। यस, dy/dx निकाला जाए
1/5 x की पावर 1/5 -1 -4/5 1/5 x की पावर 4/5 हो गया। और d/dx एट 0 0 अरेंज करें ओरिजिन पर। ये 1/0 और वो हो गया इन्फिनिटी। स्लोप इन्फिनिटी होता है तो लाइन पैरेलल टू x एक्सेस, पैरेलल टू y एक्सेस, कौन सा करेक्ट है बेटा? किसी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी, यहां पे देखो इस फिगर को, किसी लाइन का स्लोप इन्फिनिटी हो तो वो लाइन x पैरेलल टू एक्सिस, वाई एक्सिस होएगा। यस, x एक्सिस के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, तो वो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस होगी। यस, ये वो लाइन है पैरेलल टू y एक्सिस। y एक्सिस खुद नहीं है, पैरेलल टू y एक्सिस। तो पैरेलल टू y एक्सिस कौन सी होगी? वर्टिकल टेंजेंट हो गई। तो ए ऑप्शन आपका आंसर हो गया, क्योंकि स्लोप इन्फिनिटी है। स्लोप कहते हैं m को, tan थीटा को, tan थीटा इन्फिनिटी, तो थीटा 90 डिग्री, थीटा इज द एंगल मेड बाय द टेंजेंट लाइन विद द एक्सिस ऑफ x, तो वो एंगल 90 डिग्री होगा। 90 डिग्री पर इंक्लाइंड लाइन को वर्टिकल लाइन कहते हैं, और 0 डिग्री पर इंक्लाइंड लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और कोई और एंगल आए तो ऑब्लिक लाइन हो जाएगा। और कोई डाउट? ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू दिस लाइन। इस कर्व का नॉर्मल, ये कर्व कोई पहचानता है? इलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल, लाइन, क्या कर्व? कैन यू आइडेंटिफाई द कर्व? सर्कल। सर्कल सही है। और कोई बताओ थोड़ा। ओके बेटे, ये हाइपरबोला है। अच्छा, सर्कल पता है, सर्कल में कोफिशिएंट इक्वल होते हैं दोनों, ये सर्कल है। सर्कल की अगर बात करूं ना, 3x² + 3y² = 8, और बीच में नेगेटिव साइन होगा ना, सर्कल के बीच में नेगेटिव साइन, तो वो भी हाइपरबोला है। फिर यहां नेगेटिव साइन है, तो अगर कोफिशिएंट इक्वल हो फिर सर्कल। एक और बात बताऊं कि अगर कोफिशिएंट अनइक्वल हो, थोड़ा सा फर्क हो और प्लस साइन हो, तो क्या होगा? ये इलिप्स। ये इलिप्स है बेटे, सब लोग पहचान लो। सर्कल ऐसा होता है, इलिप्स ऐसा होता है, और नेगेटिव साइन किसी में भी लगा दिया तो हाइपरबोला है। ऊपर भी नेगेटिव, नीचे भी कहीं भी नेगेटिव लगा दो तो हाइपरबोला। जरूरत नहीं थी जानने की, लेकिन मैथमेटिक्स के स्टूडेंट है, कर्व की पहचान हमें होनी चाहिए, तो ये हाइपरबोला। अच्छा, लिख भी देता हूं। ओके, इस कर्व का क्या निकालना है? नॉर्मल निकालना। डिफरेंशिएट करो। 6x -2 8 का 0, शिफ्टिंग इधर उधर करें, बाय डैश आ जाएगा 3x/y। 3x/y आपका बाय डैश तैयार हो गया। कहता है नॉर्मल टू द कर्व विच इज पैरेलल टू द लाइन। हमारे कर्व का नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। अच्छा, तो ये हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट। जनरल स्लोप ऑफ टेंजेंट ये है, और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालो। स्लोप ऑफ -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। यस करेक्ट, -y/3x। उल्टा कर दो, उसका नेगेटिव कर दो, रेसिप्रोकल कर दो। अच्छा, एक बात है, स्लोप ऑफ नॉर्मल तो आपने निकाल दिया, लेकिन वो कहता है आपका नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। एम ऑफ नॉर्मल निकल गया। नाउ इधर समझो कि जो हमारा नॉर्मल है that is parallel to x plus 3/-8 = 0। नॉर्मल इस लाइन के पैरेलल है। पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल स्लोप्स, तो इसका मतलब है स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू स्लोप ऑफ दिस लाइन 1/3।
3/-8 इक्वल टू 0। थोड़ा और रिफाइन करो बेटे, थोड़ी गलती हो रही है। स्लोप होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट -1/3। यस, मैग्नीट्यूड आपका सही था, साइन नेगेटिव का होता है। अच्छा, अब एक तरफ तो स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आया और दूसरी तरफ स्लोप ऑफ नॉर्मल ये आया, ये दोनों बातें सेम होनी चाहिए। तो इधर जगह में यहाँ पर आपको लेके आते हैं, यहाँ पर लगा दिया स्टार नंबर, जो कंफ्यूजन पैदा ना हो, यू कम बैक टू द स्टार। ओके, तो -y/3x की वैल्यू -1/3 आ गई, इससे y इक्वल टू x आ गया। ये इक्वेशन नंबर 2, और कोई हाइपरबोला दे रखा है, वो इक्वेशन नंबर 1। एक रिलेशन मिला आपको। ये क्या मांग रहा है? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मांग रहा है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए हमारे पास क्या है? हमारे पास है स्लोप ऑफ नॉर्मल, यहां रेडी है, स्लोप ऑफ नॉर्मल तैयार है। तो क्या और मिल जाए तो इक्वेशन निकल सकती है। व्हाट एल्स यू वांट? y चाहिए और y0 चाहिए और x0 चाहिए। हाँ, पॉइंट चाहिए, बिल्कुल सही है, पॉइंट चाहिए आपको, x0 y0 चाहिए। तो आप जो ये रिलेशन आया ना 2 और 1 को सॉल्व कर लो, क्योंकि 2 में जो एक्स वाई आए हुए हैं हाइपरबोले वाले एक्स वाई हैं। ध्यान से देखो, इधर हाइपरबोले वाले एक्स वाई 2 तक पहुंचे हुए हैं। तो इन एक्स वाई को लाइन के साथ सॉल्व मत करना, क्योंकि ये हाइपरबोला के एक्स वाई हैं, ये हाइपरबोला को डिफरेंशिएट करते हुए यहां पहुंचे हो। तो सॉल्व इट विद 1, तो हाइपरबोला के ऊपर पॉइंट आ जाएगा। सॉल्व विद 1, करो। तो 1 में ना y की वैल्यू x लिख दो, 3x² - x² इक्वल टू 8, 2x² इक्वल टू 8, x² 4, x की वैल्यू आ गई +2, -2, और y इक्वल टू x है। तो y इक्वल टू x होने की वजह से y भी आए 2, 2, -2। डबल आंसर एक्सपेक्टेड है, देखते हैं फिर। और डबल आंसर हमारे पास, डबल आंसर एक जगह इन्वॉल्व भी है प्लस माइनस करके, तो वही मोस्ट लाइकली आंसर है, क्योंकि 2 पॉइंट आए ना, तो 2 से 2 आंसर आएंगे, और 2 आंसर हमारे में इन्वॉल्व भी हैं। तो कभी कभी डबल आंसर आके ना चेक करना पड़ता है, एक रिजेक्ट भी हो जाता है। ये नहीं कि डबल आंसर आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है, कभी कभी रिजेक्शन होता है, यहाँ रिजेक्शन। तो पॉइंट आ गया 2, 2, दूसरा आया -2, स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/3 इन बोथ सिचुएशंस। तो इक्वेशंस कैन बी रिटन नाउ। इक्वेशंस ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज दिस: y-y1 is equal to slope into x minus x1, 3/-6 minus x plus 2, इधर ले आओ x plus 3/-8 इक्वल टू 0। अब इधर आ जाओ, y minus y0, स्लोप x minus x0, ठीक है, 3/+6 minus x minus x plus 3/+8 equal to 0. The two results can be combined into one. Combine करें x plus 3/+-8, and that is in option C. कहीं भी अटक रहे हो जरूर आप फ्रीली फ्रैंकली पूछें, मैं बताऊंगा। और भी अटक नहीं रहे तो बार बार इनकी प्रैक्टिस करना, एग्जाम में ये जरूर आपकी हेल्प करेंगे। और सब्जेक्टिव की भी खूब प्रैक्टिस करना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। सब्जेक्टिव शुड नॉट बी इग्नोर्ड, सब्जेक्टिव भी करें, क्योंकि क्वेश्चंस इन्हीं पर बेस्ड आएंगे। केवल ऑब्जेक्टिव पर रिलाई ना करें। अच्छा,
सब्जेक्टिव बहुत जरूरी है, उसमें क्या ऑब्जेक्टिव वो बना के देंगे तो आप कर सकोगे उनको। बैकग्राउंड EBQ 39 है ये। इफ दिस कर्व एंड दिस कट अर्थोगोनली एट 1 1, इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है? देन द वैल्यू ऑफ ए डिमांडेड, ये कहते हैं ये दोनों कर्व 1 1 पर अर्थोगोनली कट करते हैं। एक कर्व ऐसा है, एक कर्व ऐसा है, दो कर्व है ना, इसके कॉमन पॉइंट पर जो टेंजेंटें ड्रा होती है ना, एक ऐसी और एक कुछ ऐसी, ये टेंजेंट से परपेंडिकुलर हो तो कहते हैं अर्थोगोनल कटिंग है। अर्थोगोनल कटिंग का मतलब ये है उस टेंजेंट का स्लोप m1, इस टेंजेंट का स्लोप m2, तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, तो अर्थोगोनल कटिंग हमने आपको याद दिला दी। अब ये देखो, इफ दीज कर्व्स कट अर्थोगोनली का मतलब है आप इसे डिफरेंशिएट करो, इसको डिफरेंशिएट करो, dy/dx 2 आएंगे, यहां से आएगा, ये यहां से आएगा, फिर m1 m2 इक्वल टू -1 कर दो तो आंसर आएगा। फिर एट 1 1 इसने जो लिख दिया उसकी वजह से क्वेश्चन थोड़ा कमजोर हो गया, वीक पड़ गया, और उस वीकनेस का फायदा उठा के आप सॉल्यूशन जल्दी कर सकते हो। m1 m2 इक्वल टू -1 की जरूरत नहीं है। बताओगे क्या फायदा हो सकता है? एट 1 1 का मतलब इधर समझो, ये वाला पॉइंट 1 1 है, ये दोनों कर्व के ऊपर लाई करता है। तो हम अर्थोगोनैलिटी इस क्वेश्चन में अवॉइड कर रहे हैं। 1 1 जो पॉइंट इन्होंने दिया ना कि बोथ कर्व्स कट एट 1 1, वो एट 1 1 वो हमने कैच कर लिया। 1 1 लाइज ऑन बोथ द कर्व्स a प्लस x स्क्वायर इक्वल टू 7 एंड ऑल्सो लाइज x क्यूब इक्वल टू y। दोनों कर्व पे 1 1 लाई कर रहा है। क्वेश्चन डायरेक्ट बोल रहा है 1 1 को इस पे फिट कर दो। a y रिप्लेस बाई 1, x रिप्लेस बाई 1 इक्वल टू 7, a की वैल्यू 6, ये a मांग रहे हैं। और इधर क्या हुआ, x को 1 लिखिए, y को 1 लिखिए, ये अपने आप ट्रू आ गया, लेकिन फॉल्स भी नहीं आया। तो इसका मतलब a की वैल्यू 6 आ गई। केवल 1 1 लाइज ऑन द कर्व। आपको m1 m2 इक्वल टू -1 तक जाना नहीं पड़ा। इसका दूसरा तरीका है, दोनों के dy/dx एट 1 1 निकाल के m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करें, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन बिल्कुल जरूरत नहीं है। देखो कितना सीधा सीधा a का वैल्यू आ गया 6। डाउट पूछो। क्लियर है? ओके बेटा, बहुत अच्छा, गॉड। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने, EBQ 41 एग्जाम्पलर का। ये अनसॉल्व, ये वाले कौन से क्वेश्चंस हैं? अनसॉल्व हैं, दे आर नॉट सॉल्व इन एग्जाम्पलर। और सॉल्व भी होते हैं वो टेक्स्ट बुक के, जो उसमें एग्जाम्पल होते हैं वो उनकी नंबर कम होती है एग्जाम्पल्स की, वो इसके आगे हैं। थोड़े से क्वेश्चन है, 4-5 क्वेश्चन है। एग्जाम्पल्स भी आपको करा दूंगा, इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम्पल्स। और ये एग्जाम्पल्स नहीं है, ये तो क्वेश्चंस है अनसॉल्व। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व वेयर इट क्रॉसेज एक्स एक्सिस। इन्होंने पॉइंट नहीं दिया, लेकिन बोला वेयर इट क्रॉसेज एक्स एक्सिस। पॉइंट निकालना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो क्रॉसेज एक्स एक्सिस मतलब कि कर्व क्रॉसेज एक्स एक्सिस कहां क्रॉस करता है? कर्व क्रॉसेज एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट वेयर y इज 0, एट ए पॉइंट, और उस पॉइंट पे y 0 हुआ करता है। कर्व कट्स y एक्सिस एट ए पॉइंट वेयर x इज 0। y एक्सिस हो तो x 0 करना है, x एक्सिस हो तो y को 0 करना है। कहां करना है? इक्वेशन नंबर 1 में y को 0 कर दो तो पॉइंट आ जाएगा। आपको टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए तो पॉइंट की जरूरत है आपको, तो आप इक्वेशन नंबर 1 में इसमें y की वैल्यू को 0 पुट करो।
तो 0 इंटू एनीथिंग 0, 2 माइनस एक्स हो गया, एक्स की वैल्यू 2 आ गई, वो पॉइंट रेडी हो गया, पॉइंट इज 2,0, पॉइंट आपका तैयार। अब आप डी बाय ओवर डी एक्स निकालें जो टेंजेंट का स्लोप निकल जाए, स्लोप निकल गया और पॉइंट, बस फिर तो आपका काम बन गया। ठीक है, तो बाय की वैल्यू हुई बेटे 2x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, हमने प्योर बाय निकाल डाला, 2 माइनस एक्स है, 2 माइनस एक्स बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डी बाय ओवर डी एक्स निकालो, स्लोप की होप में, स्लोप की आशा में आप डी बाय ओवर डी एक्स निकालें, तो स्क्वायर ऑफ डिनोमिनेटर डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर इनटू डिनोमिनेटर माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर इज 2x, दिस कैन बी रिटन एज फॉलोज। अच्छा, इसमें ना आप 20 पॉइंट पुट करो, फिर कैलकुलेशन करो, डी बाय ओवर डी एक्स कहां चाहिए, एट द पॉइंट 20 पॉइंट पर हमें डी बाय ओवर डी एक्स की वैल्यू की जरूरत है। तो माइनस अपनी जगह पर ठीक है, 1 प्लस 2 स्क्वायर हो गया 4, एक्स की वैल्यू 2 डालोगे तो 0, डिनोमिनेटर में 1 प्लस 4, 5 का स्क्वायर 25, माइनस 5 बाई 25 माइनस 1 बाई 5, स्लोप ऑफ टेंजेंट तैयार हो गया, पॉइंट वहां तैयार है, स्लोप इधर तैयार है। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये रही, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इज बाय माइनस बाय 1 बाय माइनस 0 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई 5 एक्स माइनस 2। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन, 5 बाई माइनस एक्स प्लस 2, एक्स प्लस 5 बाई इज इक्वल टू 2, ये आपका राइट आंसर जो कि आपको ऊपर टॉप पे दिख रहा है, ऑप्शन ए इज राइट। और डाउट अभी हो तो पूछो। So this way we have done 41 number, you can see this 42, EBQ 42 number. Point demanded, point at which tangents to this curve are parallel to x axis. टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मीनिंग हुआ, मैथमेटिकल मीनिंग क्या हुआ बेटे, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस का मतलब डी वाई ओवर डी एक्स इज 0, टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, सो स्लोप ऑफ टेंजेंट इज 0, टेंजेंट पैरेलल टू बाई एक्सिस का मतलब स्लोप इज इन्फिनिटी, टेंजेंट पैरेलल टू बाई एक्सिस का स्लोप इन्फिनिटी, याद करो इन बातों। ओके, तो ये क्या पॉइंट मांग रहा है, पॉइंट एट विच टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, डी वाई ओवर डी एक्स निकालो, पॉइंट की तरफ चल पड़ोगे, 3x स्क्वायर माइनस 12, ये क्यूब है, अच्छा 3x स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर आपका 4 आ गया, x की वैल्यू आ गई +2 -2, और y की वैल्यू आएगी कर्व में, ये वैल्यू पुट करो तो कर्व का पॉइंट मांग रहा, पॉइंट्स एट विच टेंजेंट्स टू द कर्व, मतलब पॉइंट लाइज ऑन द कर्व, तो y विल कम फ्रॉम एक्स क्यूब माइनस 12x प्लस 18, इसमें बारी बारी से पुट करो, x की वैल्यू 2, 8 माइनस 12 टू 24 प्लस 18, कॉमा एक्स की वैल्यू -2 का क्यूब -8 माइनस 12 इंटू -2 प्लस 24 और प्लस 18, दैट्स इक्वल टू 26 माइनस 24 2 हो गया, और यहां पर आपका 16 हुआ, ये 34 हुआ बेटा। ठीक है, तो पॉइंट्स रेडी हो गए, 2 2 2, 2 is 1 point,
and -2, 34 another point, and points can be observed at D. अब आपके मन में कुछ कंफ्यूजन डाउट रह गया हो तो पूछ लो, बता दूंगा। ये था EBQ 42 and you can see this another small question EBQ 43. Tangent to the curve at 0, 1 meets x-axis at the point. What meets x-axis? आप क्वेश्चन को रीड करो। टेंजेंट टू द कर्व एट 0, 1 मीट्स एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस को कर्व मीट करता है कि टेंजेंट मीट करती है? सर टेंजेंट। यस, जो क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है टेंजेंट मीट्स एक्स एक्सिस एट। आपकी ड्यूटी है कि पहले टेंजेंट निकालो, फिर टेंजेंट की एक्स एक्सिस के साथ कटिंग पता कर लेंगे। ठीक है, पहला काम है टेंजेंट निकालो, फिर टेंजेंट विल मीट एक्स एक्सिस एट सर्टेन पॉइंट। वो पॉइंट हम लोग डिक्लेयर कर देंगे। तो टेंजेंट के लिए क्या चाहिए? dy/dx चाहिए, दैट इज इक्वल टू e⁻²x चाहिए। मैं दोबारा लिख देता हूं, e⁻²x इसका हो गया डेरिवेटिव। तो आप क्या करें? dy/dx एट 0, 1। क्यों? हमें तो टेंजेंट निकालनी पड़ेगी फुल, तो पहले स्लोप का अरेंजमेंट कर लो। तो dy/dx एट द पॉइंट 0, 1 इज इक्वल टू 2e। x की वैल्यू 0 पुट कर दो तो ये 2 आ। स्लोप ऑफ टेंजेंट रेडी हो गया। और पॉइंट तो इन्होंने दिया, पॉइंट शुड नॉट बी सर्च्ड अगेन, नो। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है dy/dx। पॉइंट x0 y0 अपने पास है, बाय माइनस बाय नॉट mx माइनस x0 इज कॉल्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कहते हैं। तो बाय, ठीक है, बाय नॉट की वैल्यू 1 हो गई, स्लोप 2, x माइनस x0 की वैल्यू 0 हो गई। सो y माइनस 1 इज इक्वल टू 2x हो गया। अब ये x एक्सिस को मीट करता, टेंजेंट आ चुकी है, और रिफाइन करना चाहो कर दो, y माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। दिस मीट्स, यही है टेंजेंट, मीट्स x एक्सिस at a point where y 0, at y equal to 0। x एक्सिस को वहां मीट करेगा जहां y 0, तो y को 0 यहां पुट कर दो। 0 माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, माइनस 2x इज 1, तो x आ गया माइनस 1/2। तो वो पॉइंट हो गया -1/2 0। रिक्वायर्ड पॉइंट रेडी हुआ, पॉइंट एज -1/2, 0, जो कि ऑप्शन बी में आपको दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आज हमने काफी क्वेश्चन किए, थोड़े से उधर किए। इसका भी क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का नेक्स्ट टाइम और करेंगे। और जो सब्जेक्टिव आपको दिया उसकी